नमस्ते, मुझे अपने एसएपी अनुभव के बारे में कृपया विस्तार से बताइए। अभी आप किस तरह की सपोर्ट भूमिका सफलतापूर्वक संभाल रहे हैं? फिलहाल मैं एसएपी में विशेष रूप से वेयरहाउस मैनेजमेंट डब्ल्यूएम मॉड्यूल में एक सपोर्ट प्रोजेक्ट की जिम्मेदारियां संभाल रहा हूं। तो मुख्य रूप से मैं डब्ल्यूएम में काम करता हूं और इससे पहले मैंने एमएम में भी काम किया है। तो डब्ल्यूएम में रोज़ाना हमें टिकट्स अटेंड करने होते हैं। हमें एंड यूज़र्स से टिकट्स मिलते हैं और उसी के आधार पर हमें उन्हें सॉल्व करना होता है। जैसे ये कोई शिपिंग इश्यू हो सकता है और उनके पास प्रोडक्शन लाइन होती है, तो उसी के अनुसार हमें टिकट्स को सुलझाना होता है। ठीक है, आपको सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स के बारे में जानकारी है और सपोर्ट मॉडल कैसे काम करता है ना? सर्विस लेवल एग्रीमेंट वास्तव में क्या है? सर्विस लेवल एग्रीमेंट जैसे हमें किसी विशेष समय सीमा के भीतर समस्याओं को हल या पूरा करना होता है, या ये प्राथमिकता के अनुसार भी हो सकता है। हम इसे प्राथमिकता के अनुसार अलग कर सकते हैं, जैसे बहुत उच्च प्राथमिकता, मध्यम और कम प्राथमिकता। तो हमारे केस में हमें समस्या को जानना और उसे 5 घंटे के भीतर हल करना होता है, क्योंकि यह एक लाइव सीन है हमारा एस। और अगर ये लो या मीडियम प्रायोरिटी है तो हम इसे 1 या 2 दिनों में हल कर सकते हैं। तो इस तरह का सर्विस लेवल एग्रीमेंट हमारे क्लाइंट के साथ है। क्या आपने कभी किसी हाई लेवल प्रायोरिटी टिकट पर काम किया है? हाँ, मैंने हाई प्रायोरिटी टिकट्स पे काम किया है। जैसे कि एक बार एक शिपमेंट था और वो फंस गया था और उन्होंने पहले ही सामान लोड कर दिया था, लेकिन वे डिलीवरी कंफर्म नहीं कर पा रहे थे। तो मैं सीडी ओपन ऑन ऑर्डर्स देखता था और वहाँ कुछ पुराने ओपन ऑन ऑर्डर्स थे, इसी वजह से वे पीजीआई नहीं कर पा रहे थे। और मैंने कुछ ओपन ऑन ऑर्डर्स को डिलीट कर दिया, फिर वे पीजीआई कर पाए। ठीक है, और किस लेवल पर उदाहरण के लिए आप L1 सपोर्ट में काम कर रहे हैं या L2 या L3 में? इस समय आप किस लेवल का सपोर्ट दे रहे हैं? जैसे कि आप जानते हैं, मुझे इसका ठीक से पता नहीं है, लेकिन शायद ये L3 या L2 हो सकता है। ठीक है, देखिए हमारे पास एसएपी के सपोर्ट मॉडल में L1, L2, L3 सपोर्ट होता है। ये ऐसा होगा कि L1 सपोर्ट मूल रूप से बहुत बेसिक सपोर्ट होता है। कई कंपनियों में L1 सपोर्ट क्यू यूजर्स यानी की यूजर्स द्वारा संभाला जाता है, या फिर वे एक बेसिक सपोर्ट टीम बना देते हैं, या फिर ऐसा कुछ। एक बार जब यूजर द्वारा टिकट बनाया जाता है, तो वह L1 सपोर्ट टीम के पास आता है। L1 सपोर्ट टीम उस टिकट को चेक करती है। अगर वह बहुत बेसिक सवाल हैं जिनका वे जवाब दे सकते हैं, तो वे उन्हें जवाब दे देते हैं। अन्यथा वे उस टिकट को मुख्य सपोर्ट टीम यानी L2 टीम को भेज देते हैं। ठीक है, L2 टीम क्रिटिकल टिकट्स को संभालेगी, शायद कुछ घटनाएं, इंसिडेंट्स और कुछ छोटी-छोटी चेंज रिक्वेस्ट्स भी। हर चीज़ की देखभाल L2 द्वारा की जाएगी। हम कह सकते हैं कि इसकी गंभीरता L1 से अधिक होगी। ठीक है, अब आते हैं L3 सपोर्ट पर। मूल रूप से इसे बड़े चेंज रिक्वेस्ट्स और किसी भी नए ईएन एनहांसमेंट्स के लिए डिज़ाइन किया गया था जो बिजनेस द्वारा अनुरोधित होते हैं। वे अपने मौजूदा बिजनेस में कोई नई प्रक्रिया लागू करना चाहते हैं। अन्यथा वे मौजूदा विकास कार्यों में कोई बड़ा बदलाव करना चाहते हैं। ये किसी थर्ड पार्टी अन्य सिस्टम्स के साथ इंटरफेस हो सकता है, या फिर किसी एसएपी से एसएपी या किसी कस्टमाइज्ड रिपोर्ट्स के साथ इंटरफेस हो सकता है। वे ऑन्टो ईमेल फंक्शनैलिटी चाहते हैं। इस तरह के कुछ बड़े बदलाव और कुछ उच्च स्तर के क्रिटिकल टिकट्स, ये सब कुछ L3 के अंतर्गत आएंगे। अगर किसी कंपनी के पास L2 और L3 सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट है, तो वह L2, L3 उसी सपोर्ट टीम द्वारा संभाला जाएगा। शायद क्रिटिकलिटी और सीनियरिटी के अनुसार वे अपने बीच में ही विभाजन कर लेंगे, लेकिन L3 सपोर्ट दूसरी कंपनी द्वारा संभाला जाएगा और L2 तथा L1 हमारी कंपनी द्वारा संभाले जाएंगे। ऐसी परिस्थितियों में विभाजन को बहुत महत्व मिलेगा, क्योंकि कौन सा टिकट L3 सपोर्ट को देना है और कौन से टिकट्स को L2 सपोर्ट के रूप में रखना है, ऐसे फैसले लिए जाएंगे। लेकिन अगर L2 और L3 दोनों सपोर्ट हमारी कंपनी और हमारी टीम द्वारा दिया जाएगा, तो उस क्षेत्र में हमें उतनी अहमियत नहीं दिखती। ठीक है, और अगर आपके पास कोई चेंज रिक्वेस्ट है, तो उसके लिए क्लाइंट की तरफ से अलग बिलिंग प्रक्रिया होगी। यही L1, L2, L3 सपोर्ट का प्रकार है। L1 का मतलब है बहुत ही बेसिक सपोर्ट। आप कह सकते हैं जैसे कोई यूजर नहीं जानता कि कैसे कैसे एक पीओ बनाना है। अन्यथा जब वह पीओ बना रहा था, तो वह कुछ परचेजिंग ग्रुप नहीं दे पा रहा था। तभी सिस्टम एंटर परचेजिंग ग्रुप जैसी कोई त्रुटि दे रहा है। बहुत ही बेसिक समस्याएं L1 के अंतर्गत आती हैं।
इसीलिए हमें बताना पड़ता है कि L2 या L3 सपोर्ट क्या है। हम अभी L1 सपोर्ट पे काम कर रहे हैं, मतलब ये बहुत ही बेसिक सपोर्ट है। शायद 16 महीने से कम अनुभव वाले लोग इस क्षेत्र में काम कर सकते हैं। ठीक है। और सपोर्ट में इंसिडेंट मैनेजमेंट और चेंज मैनेजमेंट क्या होता है और ये कैसे काम करते हैं? इंसिडेंट मैनेजमेंट, जैसे कि आप जानते हैं, इसमें कुछ ट्रांज़ैक्शनल डेटा होता है और हमें ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट की आवश्यकता नहीं होती। जैसे कि अगर कोई कंडीशन रिकॉर्ड मौजूद है या फिर कोई आउटपुट मैसेज है जो कि सिस्टम द्वारा जनरेट किया गया है, तो उसके लिए हम इंसिडेंट मैनेजमेंट का उपयोग करते हैं। ऐसे टिकट्स को इंसिडेंट मैनेजमेंट और चेंज मैनेजमेंट कहा जाता है। जैसे कि हमें प्रोग्राम में कुछ करना है, तो उसके लिए हमें कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है और उसके लिए हमें ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट मिलती है। जैसे कि स्मार्ट फॉर्म्स, या हमें रिपोर्ट्स को कस्टमाइज़ करना है या कोई डेवलपमेंट करनी है, इसे चेंज मैनेजमेंट कहा जाता है। ठीक है। उस सवाल के लिए आप सीधे एक पॉइंट बता सकते हैं। एक पॉइंट का उत्तर। अगर इंटरव्यूअर आपसे कोई उदाहरण पूछे तो आप ये उदाहरण दे सकते हैं। ठीक है। इंसिडेंट मैनेजमेंट का मतलब है वे घटनाएं जिन्हें मास्टर डेटा या किसी भी डेटा में बिना किसी कॉन्फ़िगरेशन बदलाव के केवल गाइडेंस या फिक्सिंग के जरिए हल किया जाता है, वे सब इंसिडेंट मैनेजमेंट के अंतर्गत आती हैं। ये प्रशिक्षण या उपयोगकर्ता को निर्देश देने से, या जैसा आपने कहा कंडीशन रिकॉर्ड्स या आउटपुट में बदलाव या कई मटेरियल मास्टर में बदलाव से भी हल हो सकता है। कोई भी ऐसा बदलाव जो सीधे प्रोडक्शन सिस्टम में किया जा सकता है, बिना किसी ऐसे कॉन्फ़िगरेशन बदलाव के जिसे ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट की आवश्यकता हो। ठीक है, अब चेंज मैनेजमेंट की बात करते हैं। जब आपको कोई इंसिडेंट मिलता है, तो आप उसकी आवश्यकता देखते हैं और आपको पता चलता है कि आपको कॉन्फ़िगरेशन में कुछ बदलाव या मौजूदा प्रोग्राम में कुछ बदलाव करने होंगे। इस तरह के बदलाव जो आपको डेवलपमेंट सिस्टम में करने होते हैं और आपको वे गतिविधियाँ करनी होती हैं। फिर आपको इसे टेस्ट करना होता है। फिर आपको क्वालिटी में जाना होता है और वहाँ भी टेस्ट करना होता है। एक बार जब ये कंफर्म हो जाए कि सब कुछ सही से काम कर रहा है, तब आपको यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग करने के लिए कहना होता है। फिर आप उन बदलावों को प्रोडक्शन में मूव करेंगे। इसका मतलब है कि ये एक चेंज मैनेजमेंट प्रक्रिया है। चेंज मैनेजमेंट, जैसा कि आपने कहा, कॉन्फ़िगरेशन में बदलाव या कोई स्मार्ट फॉर्म में बदलाव, मौजूदा प्रोग्राम में बदलाव, ये सभी चेंज मैनेजमेंट के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। ठीक है, सिर्फ एक बात, आप इसका जवाब दे सकते हैं। अगर वे आपसे पूछें कि उदाहरण क्या है, क्या आप मुझे इंसिडेंट मैनेजमेंट के कुछ उदाहरण दे सकते हैं इसी तरह के? तब आप ये उदाहरण दे सकते हैं। ठीक है। ठीक है। क्या आपने अपने सपोर्ट प्रोजेक्ट में किसी तरह की रिपोर्ट्स पर काम किया है? क्या आपने कोई रिपोर्ट्स तैयार की हैं? मैं सपोर्ट में आमतौर पर हम एसएलए रिपोर्ट जैसी रिपोर्ट्स तैयार करते हैं। जैसे इस महीने की एसएलए क्या है? मान लीजिए एमएम के लिए 100 टिकट्स प्राप्त हुए। कितने टिकट्स समय के अनुसार पूरे हुए, वही एसएलए रिपोर्ट होगी। ये उदाहरण के लिए 94 टिकट्स एसएलए के भीतर पूरे हो गए, लेकिन 6 टिकट्स पूरे नहीं हुए। हमें उसके लिए कारण बताना होता है। क्या कारण है कि हम समय पर पूरा नहीं कर पाए? क्या किसी और पक्ष से कोई देरी हुई? इन सभी स्पष्टीकरणों को हमें देना होता है। इस तरह की रिपोर्ट्स हम तैयार करते हैं और साथ ही रिपीट होने वाले टिकट्स की भी रिपोर्ट बनाते हैं। उदाहरण के लिए हर महीने लगभग 20 टिकट्स ऐसे होते हैं जो बार-बार आते हैं। वे आते रहते हैं। ठीक है? आपको इस तरह की रिपीट होने वाली रिपोर्ट तैयार करनी होती है। हर महीने कितने टिकट्स दोबारा आ रहे हैं? उन टिकट्स को रोकने के लिए क्या एक्शन प्लान है? क्योंकि टिकट्स की संख्या ज़्यादा है, लेकिन टिकट्स हर महीने दोहराए जा रहे हैं। क्या हम कोई सुधार कर सकते हैं या यूज़र्स को कोई ट्रेनिंग दे सकते हैं, या आप किस तरह का समाधान देना चाहेंगे? एक्शन प्लान क्या है और हम इन तरह की रिपोर्ट्स को कैसे सँभालेंगे? इस पर हम रिपोर्ट तैयार करते हैं। ठीक है। ठीक है। और आपकी एमएम में कौन-सी मज़बूत क्षेत्र है? यानी किस क्षेत्र में आप सबसे ज़्यादा सहज हैं? अगर मैं आपसे कुछ सवाल पूछूँ? शायद आप पूछ सकते हैं। मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन आप किसी भी क्षेत्र से पूछ सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं। पेरूवेट 2 पे साइकिल क्या है? ठीक है, साइकिल। ठीक है। ठीक है,
मैंने आपको बताया था कि मैंने आपको वो तीनों क्लिप्स दी हैं जिसमें वो प्रोक्योर टू पे साइकिल और सब कुछ उपलब्ध है, यहाँ तक कि इंटरव्यू के सवाल भी। साथ ही आपको यह भी बताना है कि बिजनेस के लंबे प्रोसेस में, जैसे किसी भी विभाग, चाहे वह एडमिन हो या एचआर, किसी भी कंपनी का कोई भी विभाग अगर किसी सामग्री की मांग करता है, तो उस मांग को परचेज रिक्विजिशन के जरिए बनाया जाएगा, जो परचेजिंग डिपार्टमेंट को भेजा जाएगा। परचेजिंग डिपार्टमेंट यह जांचेगा कि वह सामग्री कौन उपलब्ध करा रहा है, यानी वह वेंडर हमारे पास पहले से उपलब्ध है या नहीं। अगर वेंडर उपलब्ध नहीं है तो वे एक कोटेशन बनाएंगे और उसे 3-4 वेंडर्स को भेजेंगे। फिर वे उन वेंडर्स से कोटेशन डिटेल्स प्राप्त करेंगे, उन डिटेल्स को सिस्टम में मेंटेन करेंगे, वेंडर्स की तुलना करेंगे और उस वेंडर का चयन करेंगे जो बेहतर कीमत और बेहतर डिलीवरी डेट दे रहा हो। एक बार वेंडर तय हो जाने के बाद परचेजिंग टीम परचेज ऑर्डर बनाएगी और उसे वेंडर को भेजेगी। डिलीवरी डेट के अनुसार वेंडर सामग्री उपलब्ध कराएगा। जैसे ही सामग्री कंपनी में प्राप्त हो जाती है, स्टोर टीम सामान रिसीव करेगी। सामान के साथ साथ वेंडर एक इनवॉइस कॉपी भी भेजेगा। उस इनवॉइस कॉपी के अनुसार इनवॉइस प्राप्त होने के बाद इनवॉइस का सत्यापन या रिसीविंग अकाउंटिंग टीम द्वारा की जाएगी। जितनी राशि का सत्यापन अकाउंटिंग टीम द्वारा किया जाएगा, उतनी ही राशि वेंडर को अकाउंटिंग टीम द्वारा भुगतान की जाएगी। ये है प्रोक्योर टू पे साइकिल। कैसे एक रिक्वेस्ट जनरेट हुई, आवश्यकता उत्पन्न हुई और अंत में फाइनेंस टीम द्वारा उसका भुगतान कैसे किया गया। आपको केवल व्यावसायिक भाषा का ही उपयोग करना है, जैसे कि पीआर बनाएं, एमई 51 या पीओ बनाएं, एमई 21, इस तरह से उत्तर नहीं देना चाहिए। और अगर इंटरव्यूअर पूछता है कि आप एसएपी में गुड्स रिसीविंग कैसे करते हैं, तो आपको बताना है कि हम माइगो ट्रांजैक्शन कोड का उपयोग करते हैं। लेकिन जब आप बता रहे हो तो कोड्स आदि का उपयोग न करें, बस व्यावसायिक तरीके से ही बताएं। अगर आप सवाल पूछते हैं तो आप उसका जवाब भी दे सकते हैं। ये हमारे लिए एक और फायदा है, जैसे हमें एक और सवाल मिल रहा है और हम उसे जवाब देने की स्थिति में हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको ट्रांजैक्शन कोड्स याद नहीं रखने चाहिए, आपको ट्रांजैक्शन कोड्स याद हैं, लेकिन जब आप समझा रहे हो तो उनका उल्लेख न करें। ठीक है, ठीक है। ठीक है। मुझे उम्मीद है कि अगर आप उन सवालों की तैयारी कर लें तो आप कर सकते हैं। ठीक है। सोर्स लिस्ट का मुख्य उपयोग क्या है और ये कैसे काम करती है? सोर्स एसएल एक महत्वपूर्ण मास्टर डेटा है और हमारे पास अलग-अलग प्रकार के कोटा अरेंजमेंट होते हैं और हमारे पास आप क्या कहते हैं अन्य संबंधित व्यवस्थाएं भी होती हैं, इन्फो रिकॉर्ड और इस तरह के मास्टर डेटा होते हैं। तो हम अपने सोर्स को वेंडर चुनने के लिए प्राथमिकता दे सकते हैं। हाँ, सोर्स लिस्ट। मैंने सोर्स लिस्ट के बारे में पूछा था, इसीलिए आपको सोर्स लिस्ट के बारे में सीधा जवाब देना चाहिए। सोर्स लिस्ट मटेरियल मैनेजमेंट में एक मास्टर डेटा है, जिसका उपयोग किसी विशेष अवधि के लिए किसी वेंडर को फिक्स या ब्लॉक करने के लिए किया जाता है। ठीक है। ठीक है। ये बस एक सप्लाई का स्रोत है। ठीक है। और क्या आपको सर्विस प्रोक्योरमेंट के बारे में कोई जानकारी है? सर्विस प्रोक्योरमेंट में मुझे जानकारी है। जैसे हमें सर्विस एमओ मास्टर बनाना होता है और बिना सर्विस मास्टर के भी हम किसी भी प्रकार की सर्विस के लिए सर्विस पीओ बना सकते हैं। जैसे कि अगर हमें अपने ऑफिस में किसी समस्या की मरम्मत करनी हो या कोई पेंटिंग करवानी हो, जो भी हमारे पास है या किसी भी प्रकार की सेवा जिसके लिए हम भुगतान करते हैं, हम सर्विस पीओ बना सकते हैं और हमें सर्विस एंट्री शीट बनानी होती है। और उसके बाद हम अपने वेंडर को जो भी सेवाएं उन्होंने हमें प्रदान की हैं, उनका उचित भुगतान करते हैं। ये प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि सभी सेवा प्रदाता समय पर और सही तरीके से भुगतान प्राप्त करें। हाँ, इनवॉइस वेरिफिकेशन और उसके बाद भुगतान किया जाता है। सर्विस एंट्री के लिए कौन सा ट्रांजैक्शन कोड इस्तेमाल होता है? शीट। क्या ये मीगो है? नहीं, ये एमओ नहीं है। मुझे याद नहीं है, लेकिन ये एमईओ नहीं है। हाँ, ये ट्रांजैक्शन कोड ML81N है, जिसमें हम सर्विस एंट्री शीट बनाते हैं, लेकिन अपने आप एक मटेरियल डॉक्यूमेंट जनरेट हो जाएगा। लेकिन सर्विस एंट्री शीट ट्रांजैक्शन कोड ML81N से ही की जाती है। ये ऐसी सेवाओं के लिए डिज़ाइन किया गया है, जैसे पेंटिंग या वाहन किराए पर लेना। हमारे यहाँ या सुरक्षा में लोग कई तरह से काम करते हैं, जैसे लोगों की संख्या, घंटों की संख्या, मैन डेज, इस तरह की सभी चीज़ें। हम ऐसा करते हैं। ओ, ठीक है। और ट्रांसफ़र पोस्टिंग आखिर क्या होती है, ये कैसे काम करती है?
कोई आइडिया? हाँ, ट्रांसफर पोस्टिंग। जब हम ट्रांसफर प्रोसेसिंग में होते हैं तो हमारे पास स्टॉक की फिजिकल मूवमेंट होती है। जैसे कि आप जानते हैं, एक ही पार्ट के अंदर हम स्टोरेज लोकेशन से स्टोरेज लोकेशन कर सकते हैं, या हमारे पास क्रॉस कंपनी प्लांट होता है, जैसे प्लांट से प्लांट हमारे पास ट्रांसफर पोस्टिंग होती है। ठीक है। ट्रांसफर पोस्टिंग अधिकतम एक तार्किक मूवमेंट होती है। ये डेटा की एक तार्किक मूवमेंट होगी। उदाहरण के लिए स्टोरेज लोकेशन से स्टोरेज लोकेशन, मटेरियल से मटेरियल। ठीक है। अधिकतम ये एक तार्किक मूवमेंट होगी। हालांकि मटेरियल उसी जगह रहेगा लेकिन मूवमेंट बदलती रहेगी। उदाहरण के लिए क्वालिटी से ब्लॉक, ब्लॉक से क्वालिटी और कंसाइनमेंट से वन स्टॉक। विभिन्न प्रकार की ट्रांसफर पोस्टिंग्स उपलब्ध हैं। इसीलिए हम ट्रांसफर पोस्टिंग को अधिकतम कहते हैं। ये एक तार्किक मूवमेंट है, भौतिक मूवमेंट की तुलना में। ठीक है। केवल प्लांट से प्लांट और कुछ चीजें ही भौतिक मूवमेंट होंगी, लेकिन अधिकतम ये एक तार्किक मूवमेंट होगी। मतलब सिस्टम के अनुसार स्टॉक टाइप बदल जाएगा लेकिन भौतिक रूप से वही चीज रहेगी। ठीक है। क्या आपको पता है कि ऑटोमेटिक अकाउंट डिटर्मिनेशन क्या है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे कॉन्फ़िगरेशन नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि जब हम ओबीवाईसी का उपयोग करते हैं और हमें एमएमएस ओबीवाईसी ट्रांज़ैक्ट के साथ इसका इंटीग्रेशन करना होता है, तो ये ऑटोमेटिक अकाउंट को डिटेक्ट कर लेता है। फिर हमारे पास मिगो ट्रांज़ैक्ट के माध्यम से अकाउंटिंग एंट्री होती है। OAY ऑटोमेटिक अकाउंट डिटर्मिनेशन मुख्य रूप से यह MM और FI का इंटीग्रेशन है, जिसमें हमारा F5 के साथ लिंक होता है। मुख्य आधार हम कह सकते हैं कि मटेरियल मास्टर में असाइन की गई वैल्यूएशन क्लास वही MM और FI के बीच लिंक का काम करती है। मैंने इसके बारे में लगभग 2 घंटे का वीडियो उपलब्ध कराया है MMFI इंटीग्रेशन पर, जिसे आप बाद में देख सकते हैं। या मुख्य रूप से ये इस तरह होगा, उदाहरण के लिए जब आप एक PO बनाते हैं तो GL अकाउंट अपने आप कैसे आ जाता है, और जब आप अपने सामान जारी करते हैं तो आपको कंजम्पशन अकाउंट मिलता है, और जब आप सामान प्राप्त करते हैं तो आपको स्टॉक अकाउंट मिलता है। ये सारी चीज़ें कैसे आती हैं? क्योंकि इसमें कई पैरामीटर भूमिका निभाते हैं। उदाहरण के लिए वैल्यूएशन क्लास जो हम मटेरियल मास्टर में असाइन करते हैं, और वही वैल्यूएशन क्लास OBIYC में एक GL अकाउंट को असाइन की जाती है। यही वह लिंक है जिससे यह A से B और B से C तक जुड़ता है। इसी तरह हमारे पास एक लिंक होता है और साथ ही मोमेंट टाइप्स भी भूमिका निभाते हैं। हमारे पास एक ट्रांजैक्शन है OMW, और अकाउंटिंग ग्रुपिंग कॉन्फ़िगरेशन हर मोमेंट के लिए होती है। उदाहरण के लिए 100 वेट एक नंबर है और 201 भी एक नंबर है। लेकिन जब आप 101 करते हैं तो आपको स्टॉक पॉजिटिव मिल रहा है और साथ ही स्टॉक भी पॉजिटिव तरीके से प्रभावित हो रहा है। लेकिन जब आप 201 कर रहे हैं तो सिस्टम गुड्स इश्यू कर रहा है, यानी स्टॉक कम हो रहा है, मतलब हमारा स्टॉक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। क्रेडिट का मतलब माइनस और डेबिट का मतलब प्लस। ये सब मोमेंट टाइप के अनुसार व्यवहार करता है। साथ ही कुछ कॉन्फ़िगरेशन होती है और कौन से अकाउंट्स असाइन किए गए हैं, इसमें मोमेंट टाइप्स की भी भूमिका होती है। अगर आप वह वीडियो देखेंगे तो आपको MM और FI के इंटीग्रेशन की पूरी जानकारी एक शॉर्ट और सटीक उत्तर के रूप में मिल जाएगी। अगर आप ऑटोमेटिक अकाउंट डिटर्मिनेशन देना चाहते हैं तो यह एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो MM और FI के बीच इंटीग्रेशन को दर्शाता है। मुख्य रूप से वैल्यूएशन क्लास MM और FI के बीच एक पुल की तरह काम करती है। वैल्यूएशन क्लास को मटेरियल मास्टर के अकाउंटिंग वन व्यू में असाइन किया जाता है, और वही वैल्यूएशन क्लास अलग-अलग ट्रांजैक्शन कीज के तहत अलग-अलग GL अकाउंट्स के साथ असाइन की जाती है, वो भी OBYYC में। अगर आप स्टेप बाय स्टेप पूछते हैं तो आपको सभी वैल्यूएशन ग्रुपिंग कोड एक्टिव करने होंगे और साथ ही अकाउंट कैटेगरी रेफरेंस को मटेरियल टाइप के साथ असाइन करना होगा, और ऑटोमेटिक पोस्टिंग्स को कॉन्फ़िगर करना होगा, जिसका मतलब है कि OBYC में हम BSX का उपयोग स्टॉक अकाउंट के लिए करते हैं, PRD का उपयोग प्राइस डिफरेंस अकाउंट के लिए, WRX का उपयोग JIR क्लियरिंग अकाउंट के लिए करते हैं। GBB एक ऑफसेटिंग एंट्री है। इसके अंतर्गत कई अकाउंट मॉडिफायर्स होते हैं, जैसे VBR का उपयोग कंजम्पशन के लिए किया जाता है। ठीक है। VBR का उपयोग कंजम्पशन के लिए किया जाता है और VBU का उपयोग सब कॉन्ट्रैक्टिंग के कंजम्पशन के लिए किया जाता है। इस तरह की चीजें सामने आएंगी। अगर आप इसे देखेंगे तो आप पूरी प्रक्रिया को समझ सकते हैं। ठीक है। ठीक है। फिजिकल इन्वेंट्री प्रक्रिया क्या है? ये स्टॉक की गिनती जैसी एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। हमें अपने सिस्टम स्टॉक और वास्तविक फिजिकल इन्वेंट्री के बीच के स्टॉक को सावधानीपूर्वक मिलाना होता है। हमें इसे पूरी तरह से मिलाना और सत्यापित करना होता है।
इसके लिए हमें हर महीने, हर तिमाही या हर निर्दिष्ट अवधि में एक विस्तृत फिजिकल इन्वेंटरी साइकिल चलानी होती है ताकि सटीकता सुनिश्चित की जा सके। तो इसके लिए इसी तरह से ही करना होता है, बिल्कुल इसी तरह से। हाँ। ठीक है। व्यवसाय में वास्तविक फिजिकल इन्वेंट्री प्रक्रिया को हम स्टॉक टेकिंग प्रक्रिया कहते हैं। फिजिकल इन्वेंट्री का साधारण उपयोग यही है। मैं कह सकता हूं कि यह हमारे नुकसान को रोकने के लिए है। नुकसान स्पिलेज, क्षति या लोगों की वजह से हो सकता है, जैसे कि उन्हें सही मार्गदर्शन या प्रशिक्षण नहीं मिला कि सामग्री का उपयोग कैसे करें, संबंधित उपकरणों का उपयोग कैसे करें, और साथ ही लोगों की जिम्मेदारी भी इसमें शामिल है। कारण कई हो सकते हैं, लेकिन नुकसान हो रहे हैं। अगर कोई सामग्री खो रही है तो उसके कई कारण हो सकते हैं। उदाहरण के लिए लिफ्ट ठीक से काम नहीं कर रही है और वह पैलेट का इस्तेमाल कर रहा है। पैलेट भी सही पैलेट नहीं है, वो बहुत पुराना है। फिर भी कंपनी ज़बरदस्ती उन्हें इसका इस्तेमाल करने के लिए मजबूर कर रही है। इसी वजह से कुछ स्पिलेज हो रहे हैं। ये सभी नुकसान के अलग-अलग कारण हैं, लेकिन ये फिजिकल इन्वेंट्री प्रक्रिया, हम इसका उपयोग क्यों करते हैं? ताकि सिस्टम में दर्ज मात्रा और वास्तविक मात्रा की पहचान की जा सके। उदाहरण के लिए अगर आप कुछ तेजी से बिकने वाली वस्तुओं की बात करें तो आप हर 1 महीने या हर 20 दिन में फिजिकल इन्वेंट्री कर सकते हैं। अन्यथा सभी सामग्रियों के लिए आप हर 3 महीने में तिमाही या मासिक आधार पर भी कर सकते हैं। यह कंपनी तय करेगी कि फिजिकल इन्वेंट्री प्रक्रिया कैसे करनी है। वे क्या करेंगे? हमारे पास फिजिकल इन्वेंट्री क्रिएशन के लिए एसएपी में MMA01 नामक ट्रांजैक्शन कोड है। इसके साथ वे फिजिकल इन्वेंट्री डॉक्यूमेंट बनाते हैं, उसका प्रिंट आउट निकालते हैं और ऑपरेटर को देते हैं ताकि वह वेयर हाउस या जहां भी सामग्री उपलब्ध है वहां भेज सके। ऑपरेटर सामग्री का वजन करेंगे और सटीक फिजिकल मात्रा निकालेंगे। ठीक है, पहले से ही हमारे सिस्टम में कुछ मात्रा दर्ज है। उदाहरण के लिए किसी सामग्री की सिस्टम में मात्रा 30 है और फिजिकल मात्रा 28 है। सिस्टम बी में सिस्टम मात्रा 50 है, फिजिकल मात्रा 55 है। इस तरह के अंतर होते हैं। हम देख सकते हैं कि इन 3 महीनों में कितना अंतर हुआ है। ठीक है, फिर हम जांच सकते हैं कि ये नुकसान क्यों हो रहे हैं और इन्हें कैसे रोका जा सकता है। इस तरह का विश्लेषण हम कर सकते हैं और कंपनी को होने वाले नुकसान को रोक सकते हैं। यही फिजिकल इन्वेंट्री प्रक्रिया का उपयोग है, लेकिन आमतौर पर कारण 90% मामलों में यही होता है। हमेशा सामग्री की फिजिकल मात्रा सिस्टम से कम ही होती है, क्योंकि उदाहरण के लिए अगर सिस्टम मात्रा 100 है और आपने 30 को खपत के रूप में दिया है, तो सिस्टम 100 में से 30 घटाकर 70 ले लेगा। ये बिल्कुल सटीक गणना है। लेकिन जब फिजिकल की बात आती है तो 100 किलोग्राम सामग्री है 30 किलोग्राम। जो व्यक्ति तराजू में तौल रहा है, उस तराजू में कुछ न्यूनतम गिनती का अंतर हो सकता है या फिर कुछ आधा किलो का अंतर हो सकता है। ठीक है, पहले से ही आधा केस ज़्यादा आपने खपत कर लिया है। ये एक तरह का नुकसान है जो तौलने में होता है। और एक और नुकसान तब होता है जब व्यक्ति वह सामग्री ले रहा होता है। वहाँ कुछ गिरावट हो सकती है। कुछ पाउडर या कुछ तरल पदार्थ फर्श पर गिर सकते हैं। ये भी सिस्टम में नुकसान है। हम उस मात्रा को नहीं काटेंगे, असल में वो नुकसान ही रहेगा। और कभी-कभी तौलने वाली मशीन काम नहीं कर रही होती है। कुछ चीज़ की बिजली चली गई थी, लेकिन ऑपरेटर कहता है कि हाँ, ये 30 किलो होगा। मैं जानता हूँ, मैं अपने अनुभव के अनुसार गिनता हूँ। वह बस 31 किलोग्राम या 30.5 किलोग्राम डाल देगा। वह उस बैच में, उस प्रक्रिया में मिला देगा जो हमें पता नहीं चलेगा, है ना? ऐसे तरह-तरह के नुकसान होते हैं। ऐसे कई पैरामीटर होते हैं जिनसे नुकसान हो सकता है और फिर कंपनी या संबंधित स्टोर्स के लोग इसका विश्लेषण कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि नुकसान क्यों हो रहे हैं। इन नुकसानों को कैसे रोका जाए। यही इस स्टॉक टेक्नोलॉजी का उपयोग है बड़ी मात्रा के लिए। मैंने आपको बताया था, है ना? सिस्टम में मात्रा 100 है, लेकिन वास्तविक मात्रा 110 या 105 है। ये बहुत ही दुर्लभ मामला है। ऐसे मामले आमतौर पर तब होते हैं जब कुछ बैलेंस की समस्या होती है या उपयोगकर्ता को पूरा विश्वास होता है कि उसने 30 किलो डाला है, लेकिन असल में वो 29 किलो था। ऐसी ही बातें होती हैं। ऐसे समय पर आपको सिस्टम में दर्ज मात्रा से अधिक वास्तविक मात्रा मिलती है। यह एक भौतिक इन्वेंट्री का व्यापारिक प्रक्रिया है। टी कोड्स के अनुसार मेरे ब्लॉग में भी एक दस्तावेज है जिसमें MA01 और MMA01 निर्माण के लिए है और फिर हम MH04 करते हैं जिसमें हमें जो भौतिक मात्रा है वह सिस्टम में दर्ज करनी होती है।
फिर हम उन अंतर को देख सकते हैं और हम MMA07 में मात्रा पोस्ट कर सकते हैं, यानी जो अंतर है उसे हमें वहीं पोस्ट करना होता है। एक बार स्टॉक गिनती पूरी हो जाने के बाद आपको भौतिक स्टॉक और सिस्टम स्टॉक दोनों मिलेंगे। दोनों फिर से बराबर हो जाएंगे, लेकिन जब आप 3 महीने बाद फिर से स्टॉक गिनती करेंगे तो कुछ अंतर आ जाएंगे। लेकिन इस भौतिक इन्वेंट्री प्रक्रिया का उद्देश्य क्या है? उदाहरण के लिए कुल अंतर है, मान लीजिए 1000 टन और 950 टन इस स्टॉक गिनती में। अगली स्टॉक गिनती में कम से कम 950 को 960 तक जाना चाहिए। उनका लक्ष्य यही होगा। हमें यह सुनिश्चित करना है कि बुक की गई मात्रा यानी सिस्टम मात्रा और भौतिक मात्रा के बीच का अंतर कम हो। मैंने प्रक्रिया को समझा, अंतर तो रहेगा ही, उसे पूरी तरह से रोका नहीं जा सकता, लेकिन उनका लक्ष्य है कि अंतर प्रतिशत कम से कम हो। ठीक है। ठीक है। मुख्य रूप से मैंने कुछ इन्वेंट्री प्रबंधन और कुछ बेसिक प्रोक्योरमेंट साइकिल को छुआ है, और हम एक और मॉक इंटरव्यू लेंगे जब आप और बेहतर तैयारी कर लेंगे। ठीक है? और वहाँ भी आप वही सवाल तैयार कर सकते हैं। और इस इंटरव्यू के लिए आपको शुभकामनाएं, और अगले इंटरव्यू के लिए हम और भी बेहतर कर सकते हैं।